नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं संजीव कुमार झा और मेरे साथ हैं विक्रम सिंह। हम लोग कक्षा 5 रिमझिम की पाठ्य पुस्तिका से पहला अध्याय राख की रस्सी लेकर प्रस्तुत हुए हैं। राख की रस्सी एक कहानी है और जैसा कि हम समझते हैं, जानते हैं, अगर कहानी है तो कुछ मुख्य पात्र भी होंगे। तो हम इस कहानी के मुख्य पात्रों पर चर्चा कर लेते हैं। पहले इस कहानी के मुख्य पात्र हैं 3। ये एक छोटी सी कहानी है और इसमें 3 मुख्य पात्र हैं। पहले मुख्य पात्र हैं लोनपोगार। लोनपोगार जो कि एक मंत्री हैं। तिब्बत की पृष्ठभूमि पर यह कहानी लिखी गई है। लोनपोगार एक मंत्री हैं। दूसरे पात्र हैं लोनपोगार का बेटा है जो कि भोला भाला है। और जो तीसरी पात्र है वो है शहर की लड़की। जो ये लड़की है ये शहर की लड़की है और ये जो है लोनपोगार के बेटे हैं और एक लोनपोगार। इन 3 पात्रों पर आधारित ये कहानी है। तो विक्रम जी, मैं जानना चाहूंगा कि इस कहानी की जो संक्षेप में आप एक बता दीजिए कि ये क्या कहानी है। इससे पहले मैं बता दूं प्यारे बच्चों को कि ये कहानी के सिलसिले में पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम इस कहानी की समरी पढ़ेंगे, संक्षेप में इस कहानी को समझेंगे और कठिन शब्दों को समझेंगे और सीखेंगे। इसके बाद इस कड़ी में दूसरा वीडियो होगा जिसमें इस कहानी का पठन पाठन होगा, जिसका लिंक आपको आई बटन में ऊपर मिल जाएगा। और जो तीसरा वीडियो होगा इस कड़ी का, उसके अंदर हम इसकी प्रश्नावली करेंगे, उसका भी लिंक आपको आई बटन में ऊपर मिल जाएगा। तो विक्रम जी, हम शुरू करते हैं। इस कहानी का संक्षेप में विवरण दीजिए सर। लोनपोगार तिब्बत के राजा के एक मंत्री थे। वो बहुत समझदार थे। उनका एक बेटा था लेकिन वह समझदार नहीं था, तो इसीलिए वह चिंतित रहते थे कि मेरा बेटा समझदार कैसे बने। तो एक बार लोनपोगार ने अपने बेटे को शहर भेजा 100 भेड़ें देकर, जैसा चित्र में दिखाई दे रहा है। 100 भेड़ें देकर शहर भेजा कि तुम जाओ और इन भेड़ों को बिना बेचे जौ के 100 बोरे लेके आओ। तो वो शहर जाता है, निराश होकर बैठ जाता है जैसे चित्र में दिखाई दे रहा है। तभी एक शहर की लड़की आती है और पूछती है कि तुम उदास क्यों बैठे हो। तो लोनपोगार का बेटा उसे सारी बात बताता है। तो लड़की कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम भेड़ों के जो बाल है वो उतारो, उनको बेचो और जौ के 100 बोरे लेके चले जाओ। तो वो ऐसा ही करता है। तो एक प्रश्न है विक्रम जी बच्चों की तरफ से मेरे पास कि वो जो भेड़ के बाल उतारो या भेड़ के बाल काट के बेच देते हैं, भेड़ के बालों का कुछ उपयोग होता होगा, उसका क्या उपयोग होता है विक्रम जी? जी, भेड़ के बाल जो हैं, जो भेड़ों से ऊन प्राप्त होती है, उससे ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं या चादर बनाई जाती हैं, जो सर्दियों में हमारे काम आती है। अच्छा, गर्म तो भेड़ के बालों से ऊन बनता है और ऊन से हमें काफी गर्म कपड़े बनते हैं जिसकी हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है विक्रम जी, उसके बाद वो 100 बोरे लेकर अपने गांव, अपने शहर, अपने पिता के पास लौट गया। उसके बाद विक्रम जी? उसके बाद क्या होता है कि उसके पिताजी उसको कहते हैं कि तुमने भेड़ों के जो बाल उतारे हैं वो मुझे अच्छा नहीं लगा, तुम दोबारा इन्हीं भेड़ों को लेके जाओ और इनको बेचना नहीं है और 100 बोरे जौ के लेके आओ। तो वो लड़का जाके वहीं बैठ जाता है। उसे लगता है कि वो लड़की फिर आएगी और वो लड़की आती है तो उसको सारी बात बताता है। तो लड़की कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है, लड़की तुम बस इनके सींग काट के बेच दो, तुम भेड़ों के सींग काट के बेच दो और 100 बोरे है जो कि वो लेके चले जाओ। वो ऐसा ही करता है और 100 बोरे लेके वापिस अपने पिता के पास चला जाता है। तो उसके पिताजी को बताता है कि उस लड़की ने मेरी सहायता की है। तो उसके पिताजी जो लोनपोगार हैं वो अपने बेटे से
कहते हैं कि अगर वो लड़की इतनी समझदार है तो उससे बताओ, उससे जाके कहो कि मुझे 9 हाथ लंबी एक राख की रस्सी चाहिए। तो वो लड़का आके उस लड़की से कहता है कि ऐसी ऐसी बात है। तो लड़की कहती है कि ठीक है, मैं बना दूंगी 9 हाथ लंबी राख की रस्सी, लेकिन एक शर्त है कि तुम्हारे पिता को उसे अपने गले में पहनना पड़ेगा। तो उसके बाद लोनपोगार उस शर्त को मंजूर कर लेते हैं। तो वो लड़की 9 हाथ लंबी रस्सी लेती है, उसे एक पत्थर पर रखती है और उसमें आग लगा देती है। तो रस्सी जल जाने पर वो रस्सी जैसे निशान ऐसे ही रह जाते हैं और वो लेके चली जाती है। तो लोनपोगार बहुत खुश होते हैं और उस लड़की का विवाह अपने लड़के के साथ कर देते हैं। हाँ, तो विक्रम जी, इसमें घटना, इस कहानी में एक बार वो 100 भेड़े लेके जाते हैं और उसके बाल बेचकर कुछ कीमत प्राप्त करते हैं और जो लेके वापस आते हैं। दूसरी बार वो भेड़ों को लेके जाते हैं, उसके सींग काट देते हैं और उससे सामान लेके जाते हैं। तीसरी बार वो तब तक शायद वो लोनपोगार समझ गए थे कि लड़की वो बहुत समझदार है, तो एक कठिन कार्य जो कि राख की रस्सी के रूप में उसे देते हैं, और लड़की समझदार थी और वो रस्सी को जला देती है और जलाने के बाद भी वो रस्सी नुमा रह जाती है। इसीलिए वो कहावत भी है कि रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। यानी रस्सी जब जल जाती है, उसका जो बल है, जो उसका घुमाव है, ऐंठन है, वो रह जाती है। इसीलिए शायद वो कहावत है। और फिर बाद में वो लोनपोगार के बेटे उस लड़की की शादी कर देते हैं, है ना, और कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है। तो विक्रम जी, इस कहानी का कोई दूसरा शीर्षक भी हो सकता था क्या? अभी तो ये राख की रस्सी एक शीर्षक था, क्या दूसरा शीर्षक के बारे में बताइए कुछ। इसका दूसरा शीर्षक हम कह सकते हैं एक बुद्धिमान लड़की। हम इसको एक नया नाम दे सकते हैं, एक बुद्धिमान लड़की। तो इसका एक दूसरा शीर्षक हो सकता है एक बुद्धिमान लड़की, या हम ऐसा भी कह सकते हैं एक पिता की परीक्षा, है ना। ऐसा कोई दूसरा शीर्षक भी हो सकता है। तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के राख की रस्सी में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला शब्द है हाजिर जवाबी, जिनका अर्थ होता है विक्रम जी, हर बात का इमीडिएट तभी उत्तर देना और सही उत्तर देना। तो इसके लिए एक चित्र है, ये अकबर बीरबल दोनों हैं। हाँ, तो विक्रम जी, एक हाजिर जवाबी के लिए एक वाक्य बताइए। जी, जैसे कि चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें अकबर और बीरबल हैं। जी। तो इसका वाक्य में प्रयोग इस प्रकार किया जा सकता है कि बीरबल अपनी हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते हैं। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते हैं। और बीरबल जैसा ही एक चरित्र भी, दूसरा चरित्र भी है, तेनालीरामन, है ना। तेनालीरामन, तो तेनालीरामन भी अपनी हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते हैं। जी विक्रम जी, अगला शब्द है मशहूर, जिसका अर्थ है प्रसिद्ध। मशहूर। जिनका अर्थ है प्रसिद्ध, या जिसको अंग्रेजी में हम लोग फेमस कहते हैं। इसके लिए एक वाक्य बताइए सर। मशहूर के लिए हम एक वाक्य प्रयोग ये कर सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर भारत के मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी हैं। हाँ, सचिन तेंदुलकर भारत के एक मशहूर या प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी हैं। या हम इस चित्र पे वापस आए तो हम ये भी कह सकते हैं कि अकबर बीरबल के हाजिर जवाबी के किस्से या कहानियां मशहूर हैं। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी की कहानियां मशहूर हैं। तो इसमें, इस वाक्य में हमने पहला और दूसरा दोनों शब्दों का प्रयोग कर लिया है। तो आगे बढ़ते हैं विक्रम जी। तीसरा शब्द है होशियारी, जिसका अर्थ है समझदारी, जिसको अंग्रेजी में क्लेवर या प्रॉमिसिंग कहते हैं। इसका एक वाक्य बताइए सर। इसमें वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं कि शहर की लड़की ने होशियारी दिखाई और लोनपोगार के बेटे को जौ के 100 बोरों के साथ वापिस भेजा।
यानी कि शहर की लड़की ने समझदारी दिखाई, इतना भी काफी है ना। आगे बढ़ते हैं विक्रम जी। अगला शब्द है समस्या, जिसका एक अर्थ है दिक्कत या परेशानी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉब्लम। इसके लिए एक वाक्य बताइए सर। समस्या को एक वाक्य में इस प्रकार प्रयोग किया जाता है, हर समस्या का हल होता है। हर समस्या का एक समाधान होता है, हल होता है। ठीक है विक्रम जी। और वो लड़की ने होशियारी से लोनपोगार की हर समस्या का समाधान निकाला, ऐसा भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं विक्रम जी। अगला शब्द है सौंप कर, इसका अर्थ है देकर। कोई किसी को कुछ चीज दे देता है, वो उसको सौंप देता है। जी विक्रम जी, इस शब्द पे चर्चा कीजिए। जी, चित्र जैसा दिखाई दे रहा है, तो ये लड़का एक उपहार एक व्यक्ति को दे रहा है, तो वाक्य में प्रयोग हम कर सकते हैं कि बच्चा उपहार सौंपकर वापिस चला गया। बच्चा उपहार सौंपकर वापिस चला गया। दूसरा एक वाक्य और हो सकता है, एक वाक्य और हो सकता है विक्रम जी, बच्चा उपहार सौंपकर बहुत खुश था। हाँ, ये भी उसका चेहरा खुशी से दिखाई दे रहा है, तो बच्चा उपहार सौंपकर खुश था। आगे चलते हैं विक्रम जी। अगला शब्द है चकित। चकित का अर्थ है हैरान, सरप्राइज्ड। आंखें खुली की खुली रह गई हैं सरप्राइज से। जी विक्रम जी। तो चकित को हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं कि लड़की की होशियारी देखकर लोनपोगार चकित रह गए। हाँ, शहर की लड़की की होशियारी देखकर लोनपोगार चकित रह गया। ठीक है विक्रम जी, इसी के साथ इस राग की रसी के शब्दार्थ समाप्त होते हैं, और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चैनल का नाम है अल्फा प्लस एजुकेशन, और इस कहानी का पठन और प्रश्नावली लेकर हम जल्दी ही उपस्थित होंगे।